नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और वीडियो, जिसके अंतर्गत हम सेकंड ग्रेड 2022 का पेपर, जो कि 24 दिसंबर 2022 को होने वाला था, लेकिन पेपर आउट हो गया था, इस वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। और इसी पेपर को RPSC के द्वारा 29 जनवरी 2023 को वापस करवाया गया था। इसके अंतर्गत प्रश्न 1 से लगाकर 100 तक के प्रश्नों का हम हल देखने जा रहे हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। आल्पर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, को जाना जाता है। आधारभूत शील गुण, केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण या सामान्य शील गुण। जो यहाँ उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, केंद्रीय शील गुण। तो आल्पोर्ट के द्वारा 3 प्रकार के शील गुण बताए गए हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल प्रधान या विशिष्ट शील गुण होते हैं या विशिष्ट आदत या प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। सेंट्रल ट्रेट्स जिसे कहते हैं, केंद्रीय शील गुण, वो आदत या प्रवृत्ति जो लगभग सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। ये 5 से 10 शील गुण होते हैं। सेकेंडरी ट्रेट्स ऐसी प्रवृत्तियाँ या आदत होती है जो कुछ समय के लिए ही स्थायी रहती है, जिनका व्यक्तित्व में गौण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी 3 प्रकार के आल्पोर्ट के द्वारा शील गुण बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 2, एक अध्यापक विद्यार्थी को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? उपयोग एवं अनुपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो देखिए, मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक के द्वारा 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए गए थे, जिसके अंतर्गत मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम आता है। यहाँ उत्तर जो माना जाएगा वो होगा तत्परता का नियम। प्रश्न संख्या 3, निर्मितवाद के 5 ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी किसी अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं, अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं, अर्थात अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विस्तार। संलग्न, खोज, व्याख्या, ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विस्तार। तो देखिए, वाइगोस्की जो कि निर्मितवाद के जनक माने जाते हैं, इन्होंने 5E जो मॉडल दिया है उसके अंतर्गत 5 चरण बताए हैं। पहला है इंगेज, दूसरा एक्सप्लोर, तीसरा एक्सप्लेन, तीसरा क्षमा कीजिएगा, चौथा है इलेबोरेट और 5वां है एवेल्यूट। तो जो पहला है इंगेज, जब हम किसी विषय या अवधारणा को पूर्व समझ के साथ जोड़ते हैं तो वो इंगेज स्टेज होती है। दूसरा है एक्सप्लोर करना, यानी उसे खोज करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो अवधारणा या समस्या की जांच करना एक्सप्लोर के अंतर्गत आती है, दूसरा चरण। तीसरा जो चरण है वो है एक्सप्लेन, व्याख्या करना। जब किसी अवधारणा को परिभाषित किया जाता है और उनके निष्कर्षों को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है तो वो एक्सप्लेन, व्याख्या के अंतर्गत आता है। और चौथा है इलेबोरेट, अर्थात विस्तार करना। जब वास्तविक जीवन से जोड़कर समझ को विकसित या मजबूत किया जाता है तो वो इलेबोरेट के अंतर्गत आता है। 5वां है एवेल्यूट करना, अर्थात मूल्यांकन। जब समझ और ज्ञान की तुलना की जाती है तो वो एवेल्यूट के अंतर्गत, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से वाइगोस्की के 5 ई जो उपागम है उसमें इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और एवेल्यूट, ये 5 चरण बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 4, पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। संशोधित प्रभाव का नियम, बी अनुक्रिया का नियम, सी साहचर्य स्थानांतरण का नियम, डी प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर जो उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन 4 होगा, प्रभाव का नियम। प्रश्न संख्या 5, रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त करता है। त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक थियोरी के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाती है? व्यावहारिक, विश्लेषणात्मक, सामाजिक, अंतर्वैयक्तिक। जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, व्यावहारिक। तो देखिए, ट्राइआर्किक थियोरी जो दी गई थी ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। पहली है सृजनात्मक, जिसे क्रिएटिव कहा जाता है, क्रिएटिव। उसके बाद दूसरी है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, और तीसरी है व्यवहारिक, जिसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा गया है। तो
ये वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेना है। तो वास्तविकता से संबंधित जो होती है वो होती है व्यावहारिक बुद्धि। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? शब्द साहचर्य, वाक्यपूर्ति, समाजमिति, व्यक्ति अध्ययन। तो देखिए कूट की सहायता से हमें उत्तर पता करना है। शब्द साहचर्य और वाक्यपूर्ति ये तो प्रक्षेपी विधियां है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है। तो समाजमिति, जिसे सोशियोमेट्री जो कहा जाता है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक विधि है और व्यक्तित्व अध्ययन आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रक्षेपी विधियाँ नहीं है। ऑप्शन सी और डी, समाजमिति और व्यक्तित्व अध्ययन। प्रश्न संख्या 7, जब कोई व्यक्ति अपने दुख अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति कहलाती है? विस्थापन, दमन, प्रतिगमन या प्रक्षेपण। ऑप्शन 2 हो जाएगा दमन, क्योंकि वह जानबूझकर उसे भुला रहा है अर्थात दबा रहा है, उनका दमन कर रहा है। ऑप्शन जो 2 होगा वो करेक्ट हो जाएगा, रिप्रेशन, दमन। अब देखिए विस्थापन के अंतर्गत क्या होता है कि जब कठिन लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं होती तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को सरल लक्ष्य की तरफ उसको स्थानांतरित कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, उसको प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो ये विस्थापन के अंतर्गत आता है। प्रतिगमन के अंतर्गत वह पुरानी जो यादें हैं पीछे की तरफ लौटता है और उन यादों को सोचकर या उससे जिससे उसे क्षणिक संतुष्टि प्राप्त होती है उस स्थिति में वो जाने की कोशिश करता है, जैसे बच्चा बालक की तरह फूट फूट कर रोना। चौथा होता है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, जिसके अंतर्गत हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो हम उसके परिणामों, असफलता का जो परिणाम हमारे आता है उसका दोषारोपण हम किसी और के ऊपर कर देते हैं, किसी और को दोषी ठहराते हैं, तो वो प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है, प्रोजेक्शन में। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? तो देखिए ट्राईआर्किक थियोरी थी, वो तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थी, लेकिन ये 3 डायमेंशनल थियोरी दी गई है जो कि गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। इसमें इन्होंने 3 डायमेंशन बताए हैं बुद्धि के, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया के अंतर्गत संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन आता है। विषय वस्तु के अंतर्गत आकृतियाँ, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यावहारिक आता है। और उत्पाद के अंतर्गत इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और अनुप्रयोग आता है। तो यहाँ पर हमें पूछना ये चाह रहा है कि कौन कौन से डायमेंशन में क्या क्या विषय वस्तु सम्मिलित नहीं है। इसके तत्व के अंतर्गत जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। तो विषय वस्तु के अंतर्गत संज्ञान नहीं आता है, क्योंकि संज्ञान आता है संक्रिया के अंतर्गत। और उत्पाद के अंतर्गत स्मृति नहीं आती है, स्मृति भी आती है संक्रिया के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही मिलान नहीं है। संज्ञान और स्मृति ये दोनों ही संक्रिया के तत्व हैं, जबकि यहाँ पर विषय वस्तु के अंतर्गत इन्हें मेल करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही मिलान नहीं है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी और सी। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? कॉमन कक्षा उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड कॉमन क्लासरूम, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, टू अरेंज स्पेशल क्लासेस, विशेष अध्यापक उपलब्ध कराना, टू अरेंज स्पेशलिस्ट टीचर, और उन्नत कोर्स प्रदान करना, टू प्रोवाइड एडवांस कोर्सेज। तो देखिए कॉमन कक्षा, जो सामान्य कक्ष होते हैं, वो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है। संवर्धन का अर्थ होता है कि प्रतिभाशाली, विशिष्ट प्रतिभा से युक्त होते हैं, वो सामान्य बच्चों से कुछ आगे रहते हैं, तो उनको और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन भी कर सकते हैं, उनके लिए विशेष अध्यापक भी उपलब्ध करा सकते हैं और उन्नत कोर्स भी उन्हें प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सामान्य कक्षा केवल सामान्य बालकों के लिए होती है। प्रश्न संख्या 10, सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम अर्थात मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है? तो देखिए मूल विषय का अचानक से प्रत्यक्षीकरण होता है अर्थात प्रदीप्त होता है, इल्यूमिनेशन होता है उसको। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रदीपन।
तो देखिए सृजनात्मकता के मुख्यतः 4 चरण जो होते हैं उसमें सबसे पहले होती है तैयारी, जिसके अंतर्गत प्रिपरेशन करता है वो, अर्थात तथ्यों का संग्रह करता है, योजना बनाता है, आयोजन करता है। उसके बाद दूसरे चरण के अंतर्गत इंक्यूबेशन जिसे कहते हैं, वह दूसरे कार्यों पर ध्यान देने लगता है और लगभग इसमें बालक निष्क्रिय सा हो जाता है। तीसरा चरण जो होता है जिसे प्रदीपन कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं, उसके अंतर्गत उसे अचानक से प्रत्यक्षीकरण होने लगता है और समस्याओं के विभिन्न घटकों में वो संबंध जोड़कर देखना शुरू करता है। और अंत में चौथा जो चरण होता है उसके अंतर्गत वह संशोधन करता है और अपने जो निर्णय है, निष्कर्ष है, उनका सत्यापन उसमें किया जाता है सृजनात्मकता में, क्रिएटिविटी के अंतर्गत। तो यहाँ उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4 प्रदीपन। प्रश्न 11, किसी चीज़ को अपने से करने, उसे अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मकता इच्छा को कहा जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा, संबंधन अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा या आक्रमणशीलता का अभिप्रेरक। तो ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का उदाहरण है, इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करने की भी कोशिश कीजिए। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम में आप अच्छे ढंग से उसे करना चाहते हैं और अपना विशिष्टता दिखाना चाहते हैं और एक जो आपकी सेलेक्ट होने की आपकी जो मंशा है उस उपलब्धि को पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा का ये उदाहरण है, अच्छे ढंग से उसे करना और उसमें विशिष्टता दिखाना। प्रश्न 12, अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोदन, प्रेरक। तो यहाँ पर प्रोत्साहन हो जाएगा। तो देखिए NDI अभिप्रेरणा चक्र के अंतर्गत ये होते हैं नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। जब हमें आवश्यकता होती है तो उसके लिए जो ड्राइव्स होते हैं, जो प्रणोद होते हैं वो उत्पन्न होते हैं और उसके बाद में हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं और जब उस कार्य को हम कर लेते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। अर्थात हम जब कार्य में सफल हो जाते हैं तो उस समय हमारे सारे संवेग जो होते हैं वो शांत हो जाता है, हमारी दैहिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही स्थितियों में हमें संतुलन प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, प्रोत्साहन के अंतर्गत ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न 13, आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं, निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों का अपनाएंगे? सरल शब्दों में निर्देश देंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे, मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मंद गति अधिगमकर्ता बालक है, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है, तो मंदबुद्धि छात्रों का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के लिए सही नहीं है? अभिवृत्ति अर्थात एटीट्यूड। अभिवृत्ति जन्मजात होती है, अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं। अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है। तो देखिए सी सही है लेकिन हमें यहाँ पूछा है सही नहीं है। तो देखिए सी इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों ऑप्शन कट गए। अब बचा ए और पहला और तीसरा ऑप्शन। तो देखिए अभिवृत्ति जन्मजात होती है, यह भी असत्य है। अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक और भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक घटक नहीं, तो ये भी असत्य है। अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, तो ये भी असत्य है। केवल एक सत्य है लेकिन यहाँ पर हमें सही नहीं है, अर्थात असत्य है।